बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सैयद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोएम जिसे लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने और जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये पोएम जो है बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस टाइप की स्टोरी है और ये पीपीएससी और एफपीएससी के सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पोएम की वजह से एस.टी. कॉलरिज को बहुत ज़्यादा फेम भी मिला, क्योंकि एस.टी. कॉलरिज जो है वो एक रोमांटिक पोइट थे, सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में लिखे थे और ऐसे ही स्टोरी इसमें भी बयान की गई है जो कि सुपर नेचुरल टाइप की स्टोरी है बेसिकली इस पोएम में। और उन्होंने एक लिरिकल बैलेड्स लिखा था जिसमें ये पोएम जो है उसकी स्टार थी, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड्स, तो उसमें ये पोएम भी ऐड थी। तो ये पोएम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है इसकी और इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ भी आते हैं पीपीएससी के इंग्लिश लेक्चर के सिलेबस में। एस.टी. कॉलरिज का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एस.टी. कॉलरिज जो है 1772 में पैदा हुए, 1834 में इनकी डेथ हुई थी। वर्ड्सवर्थ के ये फ्रेंड थे और वर्ड्सवर्थ जो है फादर ऑफ रोमांटिसिज्म थे एंड ये पोइट थे, क्रिटिक थे और फिलासफर भी थे। ये डेवनशायर में पैदा हुए इन कंट्री इन साउथ वेस्ट इंग्लैंड एज द यंगेस्ट ऑफ 14 चिल्ड्रन ऑफ अ विगर and collaborating with Wordsworth on the revolutionary lyrical ballads of 1798 poems such as, इसमें Rime of the Ancient Mariner था, Christabel था एंड कुबला खान था। demonstrate कॉलेज टैलेंट फॉर फैंटास्टिक इमेजरी। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है वो फर्स्ट पोइम है लिरिकल बैलेड के अंदर। और राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पब्लिश जो है ये लिरिकल बैलेड्स में हुई और ये रोमांटिक स्टाइल में लिखी गई थी। प्रोटोगोनिस्ट इसमें एंशिएंट मैरिनर है जो कि नरेटर भी है स्टोरी का। पोएम जो है वो फुल ऑफ इमेजिनेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, फैंटेसी और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एंशिएंट मैरिनर का कैरेक्टर है जो कि प्रोटोगोनिस्ट भी है। वेडिंग गेस्ट हैं, 3 वेडिंग गेस्ट थे और सेलर्स था, एल्बर्ट्रॉस था, द बर्ड जिसका नाम एल्बर्ट्रॉस था, डेथ है एक और कैरेक्टर, द नाइटमेयर लाइफ इन डेथ, ये भी कैरेक्टर है। अब हम इसका साइनॉप्सिस डिस्कस करेंगे, यानी डिटेल्स समरी भी डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है ये एक ऐसे लगता है जैसे एक एंशिएंट मैरिनर, उसकी शक्ल ऐसे दिखाई गई है कि उसकी दाढ़ी बहुत लंबी लंबी है, वो ख़ुद बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसकी आँखों में बहुत चमक है, रोशनी है। तो वहाँ से ही जो है 3 कोई वेडिंग गेस्ट गुजरते हैं जो जा रहे होते हैं अपने फ्रेंड की शादी पर। तो उनमें से ये एक का हाथ पकड़ लेता है, एक को पकड़ लेता है और उसे अपनी अब या आप ये मत समझिएगा कि इसने उसका हाथ क्यों पकड़ लिया, उसे मारने के लिए क्यों, लेकिन इसने सिर्फ उसे अपनी कहानी सुनाना था इसलिए उसे पकड़ लिया। तो वो इससे जान, क्योंकि साफ ज़ाहिर है एक बूढ़ा था और अजीब सी शक्ल थी, घुंघरियाले बाल और लंबी लंबी दाढ़ी, इस तरह की आँखों में लाइट, तो वो इससे हाथ छुड़ाना चाहता है। वो कहता है कि जाने दो मुझे, मेरे दोस्त की शादी है। तो ये जो है नहीं जाने देता, उसके दूसरे हाथ से उसे अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता है। उसे कहते हैं मेरी कहानी सुनो, ये उसे अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं इसलिए उसे पकड़ लेता है। तो खैर पता नहीं इसकी आंखों में उसे ऐसा क्या दिखाया गया है, यानी इसकी ऐसी आंखों में ऐसी कोई लाइट दिखाई जाती है उसे कि वो बैठ जाता है, बेचारा हिल भी नहीं सकता। अब उसके दिलो दिमाग में जो है दोस्त की शादी चल रही है, वहाँ पे शहनाइयाँ बज रही होंगी, ये सब हो रहा होगा, इस वजह से वो बेचारा चुप बैठा है, वो हिल भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। बाकी 2 दोस्त तो चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अब ये उसे अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है कि हमारा एक शिप थी, यानी कि एक जहाज़ था हमारा, बहुत ही पुराना कदीम टाइप, तो बहुत ही पुराना जहाज़ था और हम लोग जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे उसके अंदर, यानी कि तो अचानक ही क्या हुआ कि एक तूफ़ान आने लग गया था और हमारा जो जहाज़ था यानी कि वो रास्ता भूल गया और वो दूसरी साइड जाने लग गया था। तो वहाँ पे क्या होता है, अब इस फर्स्ट पार्ट का जो मेन थीम है, यानी वो वेडिंग गेस्ट है, वोएज है, यानी इसका सफ़र है, स्ट्रक इन आइस, तूफान वगैरह, ही कीज द एल्बर्ट्रॉस, और वो एल्बर्ट्रॉस बर्ड को किल कर देता है, एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली बात क्या है कि यानी कि उस जहाज़ में अचानक वो रास्ता भूल जाता है और वो दूसरी साइड जाने लगता है और वहाँ पे अचानक तूफ़ान आ जाता है। तो जहाज़ हिचकोले खा रहा होता है सही से, ठीक है, वो शिप यानी कि चल नहीं रही होती, वो गलत रास्ते पे जा रही होती है और अचानक ही वहाँ पे क्या होता है, अब इसके साथी भी बहुत परेशान होते हैं, ये भी बहुत परेशान होते हैं, इन्हें लगता है कि अब इस तूफ़ान में ये नहीं बचने वाले, अब ये मर जाएंगे। तो अचानक ही एक बर्ड आ जाता है जिसका नाम होता है एल्बर्ट्रॉस, तो वो इनके जहाज़ पर बैठ जाता है। तो वो जैसे इनके जहाज़ पर बैठता है तो अब जो है इनका जहाज़ को सही डायरेक्शन पता चल जाती है और वो सही डायरेक्शन में आने लग जाता है और वो जो तूफ़ान होता है यानी वो भी ख़त्म होने लगता है। तो इस तरह से ये फिर इसके साथियों को इससे बहुत ज़्यादा उससे उनसियत हो जाती है। ये उस एल्बर्ट्रॉस को डेली खिलाते पिलाते हैं और इस तरह से उसकी भी काफ़ी देखभाल करते हैं
और वो अल्बाट्रॉस डेली उस पर आता है और उस पर बैठता है। इस तरह से चलता रहता है काफ़ी दिन। तो एक दिन अचानक जो है एंशिएंट मैरिनर कहता है पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आती मुझे क्या हुआ था कि अचानक, हालांकि उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन मैंने एंशिएंट मैरिनर को कत्ल कर दिया, उसे मार दिया। तो जब ये उसे किल कर देते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं, उसको मर्डर कर देते हैं, तो अब क्या होता है कि अचानक ही इसके जो है तूफ़ान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और आसमान कुछ ज़्यादा ही साफ़ हो जाता है। और इन्हें लगता है कि इसके दोस्तों को लगता है वाह, पहले तो वो इसके दोस्त उसे डांट रहे होते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, अल्बाट्रॉस को मार कर नेचर देखना तुमसे बदला लेगी ये सब। तो वो बाद में जो है उसे यानी कि वो कहते हैं वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया, यानी उसकी तारीफ़ करते हैं कि देखो तुम, ये अल्बाट्रॉस ही था जो कि हमारे लिए तूफ़ान का सबब बन रहा था, तूफ़ान में हम फंस रहे थे। अब देखो कैसे मौसम साफ़ हो गया है, मौसम बिल्कुल ठीक हो गया, आसमान भी साफ़ हो गया। लेकिन इन्हें लगता है कि वो खुशी परमानेंट है शायद, लेकिन वो खुशी बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। उसके बाद क्या होता है, आसमान कुछ ज़्यादा ही साफ़ हो जाता है, यानी अब ऐसे लगता है कि आसमान और सूरज बिल्कुल इनके ऊपर है, और हवा भी बिल्कुल बंद हो गई थी, हवा भी नहीं चल रही थी। तो अब जहाज़ कैसे चलेगा, यानी कि इनका वो शिप कैसे चलेगी। तो ऊपर से अब क्या हुआ कि अब वो दोबारा से इसे कर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं इसके फ्रेंड्स कि तुमने ये सब का क्या कर दिया, कि तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, ठीक है। अब शिपमेट्स जो है पनिश करते हैं इसे उस क्राइम की। अब यहाँ पे क्या होता है कि द क्रू गेट एंग्री अगेंस्ट हिज डीड, दे सफ़र फ्रॉम थर्स्ट बट नो वाटर टू ड्रिंक, दे हैंग डेड बर्ड अराउंड मैरिनर्स नेक। अब वहाँ पे क्या होता है, वो इसे बहुत ज़्यादा डांट होते हैं कि देखो तुमने मारा, और नेचर ने देखो बदला ले रही है हमसे कि हमारा जो है अब हवा भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, हम वापस कैसे जाएंगे, हम अपना सफ़र कैसे मुकम्मल करेंगे। और अब क्या होता है कि समंदर, हालांकि इनके इर्द गिर्द समंदर में सारा पानी ही पानी होता है, लेकिन इनके पीने के लिए एक कतरा भी नहीं होता है, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ओके, तो डे आफ्टर डे वी स्टक नॉर ब्रेथ नॉर मोशन एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड शिप। अब क्या होता है कि उस शिप में जो है इनके पास ना पीने के लिए पानी है ना कुछ। तो अचानक वो इसके दोस्त जो हैं वो क्या करते हैं, वो इसे पनिश करते हैं। वो अल्बाट्रॉस की जो बॉडी होती है उसकी एक माला बना लेते हैं और इसके गले में डाल लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम अब इसी लायक हो कि तुम्हें कर्ज किया जाए और तुम कभी खुश नहीं रहोगे ये सब। तो इस तरह से वो भी इसे कर्ज करते हैं। तो अब ये बेचारा बहुत ही परेशान होता है कि अब क्या किया जाए, हालांकि इसे समझ नहीं आ रही होती, इसने जान के भी नहीं किया होता, अचानक इसने हमारा पता नहीं से क्या हो गया था, उस अल्बाट्रॉस का कत्ल कर दिया। तो अब अचानक जो है एक दिन ऐसा होता है कि इसे लगता है कि बहुत दूर से कोई शिप आ रही है, यानी कोई बहुत बड़ा जहाज़ आ रहा है। तो ये थोड़ा खुश हो जाते हैं, ये कहते हैं चलो भी अब इस शिप को बुला लेते हैं। अब क्या होता है कि इन्हें लगता है कि वो शिप है, और अब मसला ये है कि इनके हलक सूखे पड़े थे, इनके पास पीने के लिए, यानी कई घंटों से इन्हें कुछ पिया नहीं था, कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, मोशन में नहीं थे, ये बिल्कुल साख्त थे। तो अब क्या था, अब इसके दिमाग में एक तरकीब आती है मैरिनर के कि वो अपने हाथ को बाइट करता है। जब वो अपने हाथ को बाइट करेगा उससे क्या होगा कि इसके हाथ से खून निकलेगा, और जो खून निकलेगा वो इसे ये थोड़ा सा पी लेगा, यानी इसका गला जो है वो थोड़ा तर हो जाएगा, तो ये उन्हें आवाज़ दे सकेगा उस शिप को कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो ये ऐसा ही करता है, अपने हाथ पे बाइट करता है और वहाँ से खून निकलता है, तो ये अपने हलक में थोड़ा सा डालता है तो थोड़ा तर हो जाता है, तो ये आवाज़ देता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वो शिप करीब आती है तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई जहाज़, बहुत बड़ा जहाज़ वो नहीं है, एक्चुअली वो उसका स्केलेटन है, ढांचा है इस टाइप का कुछ, और इसमें 2 कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। और वहीं पर ना ये थोड़ी देर के लिए सो जाता है। अब जब ये सो जाता है तो जो है ये नाइट मेयर देख रहा होता है, उसमें क्या होता है, यानी थर्ड पार्ट है ये, अ स्केलेटन शिप कम्स एंड द शिप मेट्स डाइस। अब क्या होगा कि वो जो स्केलेटन है, यानी वो इसमें जिसे लगता है कि उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमने स्टार्ट में कैरेक्टर्स में डिस्कस किया, एक डेथ का कैरेक्टर है और एक लाइफ इन डेथ का कैरेक्टर है। यानी डेथ का कैरेक्टर जो मेल है और जो लाइफ इन डेथ का कैरेक्टर है वो फीमेल है। वो जैसे जैसे करीब आते हैं तो उसे पता चलता है कि ये कुछ घमंड है इसमें, तो वो आपस में ताश खेल रहे होते हैं, यानी वो जुआ खेल रहे होते हैं और पत्ते एक दूसरे को फेंकते होते हैं, वो किस तरह से कि कौन किसे जीतेगा। तो डेथ ने बाकी सारे कैरेक्टर्स जीत लिए और लाइफ इन डेथ ने मैरिनर को जीत लिया। अब मैरिनर यानी बाकी जो उसके कैरेक्टर्स थे अब उनकी डेथ हो जाएगी, और जो एंशिएंट मैरिनर है वो लाइफ इन डेथ, यानी वो ज़िंदा तो रहेगा लेकिन मुर्दों की तरह, लाश की तरह, ज़िंदा लाश की तरह ज़िंदा रहेगा, इस तरह से। तो वो ऐसे करके आधी रात के वक्त एक एक करके इसके सारे दोस्त ही, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है।
उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, लेकिन लाइफ एंड डेथ यानी ये जो है एंशिएंट मैरिनर जो है वो ज़िंदा है, ठीक है ना, वो नहीं मरेगा। अब ऐसे होता है कि इसे अब इसके सारे दोस्त भी मर गए। अब क्या होगा कि एक हफ़्ते तक ये बिल्कुल अकेला पड़ा है वहाँ पे उस शिप के अंदर। इसके पास ना खाने के लिए है ना पीने के लिए। अब यानी कि हफ्तों अपने मौत का इंतज़ार करता रहता है। इसे लगता है कि मैं एक हफ़्ते के लिए मर जाऊँगा, एक हफ़्ते के बाद मैं मर जाऊँगा, साफ सारे जब खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ही इज़ लेफ्ट अलोन फॉर 7 days, ही ब्लेसेस द वाटर स्नेक्स एंड स्पेल इज़ ब्रोकन। अब क्या होता है, अब ये जो है वो कर रहा होता है 7 दिन तक। ये जब ऐसे रहता है तो ऐसे कई हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे अब जो है वेडिंग गेस्ट जो है वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहते तो क्या तुम भी भूत हो कोई? तो मैरिनर कहता है नहीं, मैं मरा ही नहीं था, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं मरा ही नहीं था वहाँ पे। फिर वो उसे दोबारा से बताना शुरू करता है। वो कहता है कि फिर क्या हुआ था कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया जब कई हफ्तों तक कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने देखा एक रात ऐसे जब मुझे थोड़ी सी नींद आई तो इट्स रेंज द शिप इज़ मूव्ड नॉर्थ क्रू राइस, ठीक है। अब क्या हुआ, यानी कि कुछ कई हफ्तों बाद इसे थोड़ी सी नींद आई और अचानक इसने देखा कि कोई वो जो डेड बॉडीज़ थी वो खड़ी हो गई हैं और इसके गले से जो है वो जो माला बनी हुई थी उस डेड बॉडी की, उस एल्बाट्रॉस की डेड बॉडी की, वो गिर गई है। जैसे ही वो गिरती है तो वो जो डेड बॉडीज़ थी वो खड़ी हो जाती हैं, उनके अंदर कोई आत्माएं आ जाती हैं, यानी उनके अंदर कोई रूहें आ जाती हैं। अब ये ना समझिएगा कि उन्हीं डेड बॉडीज़ की रूहें आत्माएं, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कोई एंजल्स होती हैं जो कि उनके अंदर आ जाती हैं और वो ताकत लगाती हैं और उस शिप को ले जाती हैं उसके किनारे के करीब। वो जो है उस शिप को जब किनारे के करीब लेके जाती हैं तो अब क्या होता है कि यहाँ पे वो कहता है कि अब लास्ट स्टोरी जो है मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ क्या होता है कि अब जो है एंशिएंट मैरिनर को क्या करता है, यानी अब अपने किनारे के करीब तो पहुँच गया है, वहाँ पे ये देखता है कि एक और शिप है, यानी वहाँ पे एक वो बैठा है, पायलट बैठा है, उसके अंदर एक और कैरेक्टर है और एक और। तो ये कहता है उन्हें जाके कहता है कि ये तो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है खुदा की, यानी भगवान की, तो मैं क्यों ना इसे अपनी सारी स्टोरी बताऊं और ताकि हो सकता है ये यानी मुझसे मेरी गलती की माफ़ी मिल जाए, क्योंकि ये अपनी गलती पे पछता रहा है। तो वो जाता है, उसे अपनी स्टोरी सुनाता है और पायलट भी वहाँ पे बैठा होता है, वो जो सुन रहा होता है वो बताता है, वो कहता है कि तुम सारी ज़िंदगी अब पछताना पड़ेगा। अब इसका मैरिनर का एंड क्या था कि ये सारी ज़िंदगी पछताएगा और हर एक को अपनी स्टोरी सुनाएगा, और जब तक वो किसी और को अपनी स्टोरी नहीं सुनाता तो उसे तकलीफ़ होती है, उसकी बॉडी में तकलीफ़ होती है, चुभन होती है। तो इस तरह से वो जब किसी और को अपनी तकलीफ़ वो सारी कहानी अपनी बताने लगता है तो फिर उसकी वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। इसीलिए उसने अचानक ही उससे तकलीफ़ हो रही थी तो उसने एक वेडिंग गेस्ट को पकड़ लिया था और उसने अपनी सारी स्टोरी बताई थी। तो ये थी एंशिएंट मैरिनर की स्टोरी, जो कि इंटरेस्टिंग भी थी, इसने इमेजिनेशन भी थी, फैंसी भी थी और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी इसमें दिखाए गए थे। अब देखिए मैरिनर किस तरह फोर्स कर रहा है गेस्ट को कि वो उसकी स्टोरी सुने, ठीक है। और इस तरह से स्टॉर्म जो है वो हिट करता है इनकी शिप को और इम्पेल्स करता है साउथ की तरफ। अब शिप जो है वो स्टक हो गई है आइस में। अब इधर अल्बाट्रॉस मैसेंजर ऑफ होप बन के आया है इनकी शिप पर। मैरिनर जो है वो किल कर देते हैं अल्बाट्रॉस को। ये सारे सीन इसमें दिखाए गए। शिपमेट जो है वो पनिश करता है मैरिनर को और डेड अल्बाट्रॉस जो है वो हैंग्ड होता है अराउंड मैरिनर की नेक में। तो ये सब था इसकी स्टोरी। आई होप आपको बहुत ही पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।